गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। आइए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम गणित की प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे कि गणित में क्या क्या है, गणित की प्रकृति कैसी रहेगी, तो इसके बारे में बात कर रहे थे। तो सुबह हमने इसके बारे में बात ये की थी कि गणित की प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं थी, जैसे रॉजर बैंकन की हो, चाहे वो गैलीलियो की हो, और चाहे वो नेपोलियन की हो, चाहे यंग की हो, ये सारी जो परिभाषाएं, डटन की हो, कांट की हो, ये सारी परिभाषाएं हमने याद भी की थी, आपको लिखाई भी गई थी, और लिखाने के साथ साथ विद ट्रिक्स विद कंसेप्ट आपको मैंने याद भी करवाई थी। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे गणित की प्रकृति के बारे में। गणित की प्रकृति क्या होती है, कि गणित का एक नेचर कैसा है, गणित का स्वभाव कैसा है, गणित कैसे लोगों की समझ में आता है। और जब लोगों की समझ में आ जाता है, विद्यार्थियों की जब गणित समझ में आने लग जाता है, तो फिर वो किस प्रकार के एक्शंस करने लग जाता है। तो ओवरऑल व्यू मतलब व्हाट इज द मैथमेटिक्स और व्हाट इज द यूज ऑफ द मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये कैसे अप्लाई होता है, इन सबको यदि देखा जाए तो वही हमारे गणित की क्या मानी जाती है, प्रकृति मानी जाती है। तो देखिए, बारी बारी से हम देखते चलेंगे कुछ जो पॉइंट्स हैं आपके लिए। तो पहला पॉइंट्स है, गणित की अपनी एक क्या है, भाषा है। गणित की अपनी एक भाषा है जिसमें गणितीय पद, सिद्धांत, सूत्र, संकेत, प्रमेय आदि क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे देखिए, गणित की अपनी क्या है, एक सब्जेक्ट है। गणित अपने आप में एक भाषा है, गणित की खुद की एक लैंग्वेज है। जैसे कि गणित के खुद के चिन्ह है, जैसे प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, ये आपका क्या है, ये आपका अनुपात का चिन्ह है, ये आपका परसेंटेज का चिन्ह है। ठीक है ना, ये आपके थीटा का चिन्ह है। तो ये सारे क्या है, हमारे गणित के क्या है, आपके लिए एज लाइक संकेत है। इन्हीं संकेतों के आधार पर हम गणित की प्रोसेस को करते हैं। जैसे कहीं हमें भाग का चिन्ह लगा हुआ मिलता है, तो हम गुणा तो वहां पर करेंगे नहीं, हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पे केवल और केवल भाग ही करेंगे। तो इस प्रकार गणित के अपना सिद्धांत है, सूत्र हैं। सूत्र की बात करें तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट का आपके लिए क्या है, गणित में अलग से सूत्र बताया गया है। आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र अलग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र आपके लिए अलग है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए आपका सूत्र अलग है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के सूत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें सिद्धांत होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रमेय होती है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो हम इसके बारे में बात करें तो गणित की अपनी आप में क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। इसमें गणितीय पद, सिद्धांत, सूत्र, संकेत आदि क्या होती हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। दूसरी बात, गणित के ज्ञान का आधार हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो ज्ञानेंद्रियों हमारा क्या है, आंख, नाक, कान और त्वचा। ठीक है ना, आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है और जीभ इसमें इंक्लूड होती है ना। तो मोस्टली देखा जाए इसमें क्या है, ज्ञानेंद्रियों से। तो ज्ञानेंद्रियों से मुख्य सा मतलब इसमें जो ज्ञानेंद्रियों में क्या आ रही है, आपकी आंख आ रही है, और क्या आ रहा है, आपका कान आ रहे हैं। आंख और कान इसमें आपके विशेष रूप से क्या करेंगे, काम करेंगे इन ज्ञानेंद्रियों में। क्योंकि जब तक आपने अपने आंखों से किसी क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए नहीं देखा है, या उसकी उत्पत्ति को आप अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं, तो क्या होगा, आप उसके सॉल्यूशन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि आप किसी भी तरीके से रटा पिट के आप पहुंच भी गए, तो आपके क्वेश्चंस में क्या नहीं होगी, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप उस क्वेश्चंस को भविष्य सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि गणित का जो ज्ञान है मुख्यतः हम जो प्राप्त करते हैं वो उसके माध्यम से करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अच्छा, कोई विद्यार्थी ये कहता है कि नहीं सर, मैं तो कर्मेंद्र से प्राप्त करता हूं। अरे भाई, कर्मेंद्रियों के मतलब हो गया हाथ, और क्या हो गया, पैर हो गया। हाथ पैर से कैसे करोगे, हाथ पैर से मैथमेटिक्स होगा क्या, जब तक आपकी दिमाग में मैसेज नहीं जाएगा। और दिमाग में मैसेज किसी माध्यम से जाएगा, जब तक आपने प्रॉपरली देख लिया होगा तभी आपके दिमाग के अंदर मैसेज जाएगा। ठीक है ना। तो आप कहो कि सर मैं तो हाथों से सब कुछ कर लूंगा, मैं मैथमेटिक्स से सवाल कर लूंगा। अरे मैथमेटिक्स से सवाल करने से क्या हो रहा है, सवाल तो तब आएंगे जब तुम्हारे माइंड में सवाल हो जाएंगे, उसके बाद ही तो आप हाथों से काम कर पाओगे। इसीलिए गणित के ज्ञान का जो मुख्यतः आधार होता है वो क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। नंबर 3 देखें, गणित से प्राप्त ज्ञान कैसा होता है, यथार्थ होता है, मतलब सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना, यथार्थ में सत्य होता है, क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस में होता है, तार्किक है, लॉजिकल होता है, और क्या होता है, क्लियर होता है, एकदम क्या होता है, क्लियर ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल बात सत्य है
कि गणित से जो भी प्राप्त ज्ञान है वो आपके लिए क्या है, यथार्थ है। जैसे सबको पता है कैसी यथार्थ है, जैसे मैं कहूँ कि मैं ये घड़ी 2000 रुपये की लेकर के आया और उसको 10% के प्रॉफिट से मैंने बेच दिया है, तो 2000 का 10% आप निकाल लीजिए, कितना हो गया, 2000 का आप 10% निकालिए, 2000 10% से निकालिए, कितना हो गया, 200 होगा। तो आप ये कह रहे हो कि मैं एक 2000 की घड़ी लेके आया और मैं उसके 10% पर उसको क्या कर दिया है, मैंने बेच दिया है। तो भाई आप कितने परसेंटेज प्रॉफिट ले रहे हो, 10%, तो 200 रुपये आप कमा रहे हो, तो आपके कितने हो गए, 2200 रुपये की क्या होगी, ये घड़ी हो गई। तो जो भी है इसके अंदर क्या है, यथार्थता है, सत्यता है। ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया कि भाई 10% का मतलब 2500 होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो आपने कहा है उसके लिए क्या है, एक लॉजिकली क्या होती है कि यथार्थता होती है, ठीक है ना, इसमें सत्यता होती है। तो आप इस बात को समझ लें। यहाँ से क्रमबद्धता होती है। गणित का ज्ञान क्या होता है, बिल्कुल क्रमबद्ध है, बिल्कुल सीक्वेंसली इसके अंदर ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि आप मैं बता दूं, जब तक आप जोड़ करना नहीं सीखे हो तो आप मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो जितना आप क्रमबद्धता के साथ ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना आपके अंदर जो ज्ञान का लेवल है मैथमेटिक्स का वो बढ़ता जाएगा। और देखिए लॉजिकली, बिल्कुल सही बात है, गणित का जो ज्ञान है वो क्या है, बिल्कुल लॉजिकली। भाई अनलॉजिक या इलॉजिकली बात करें तो गणित के अंदर इलॉजिकल बात तो चलने वाली है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे इसी क्वेश्चंस की बात करते हैं, कोई कह रहे मैंने तो बस उसको ऐसे ही बेच दिया, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ऐसे ही बेच दिया, ऐसे आप जो शब्द कह रहे हो तो इलॉजिकली जो बातें कर रहे हो, इलॉजिकली बातें मैथमेटिक्स के अंदर नहीं चलने वाली है। मैथमेटिक्स में जो चलने वाली है बिल्कुल ही आपकी लॉजिकली एंड करेक्ट बातें ही आपकी इसके अंदर चलने वाली है, ठीक है ना। और देखिए गणित के माध्यम से अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त प्रत्यय में बदला जाता है, बिल्कुल सही बात है। गणित के माध्यम से अमूर्त प्रत्ययों को किन प्रत्ययों में बदला जाता है, मूर्त प्रत्ययों में बदला जाता है। देखिए गणित की भाषा क्या मानी जाएगी, मानी गई एब्स्ट्रैक्ट मानी गई है, अमूर्त गणित है। वैसे भी आप देखिए बीएससी जब आप करते हैं तो क्या होता है, वहां पे एक एब्स्ट्रैक्ट गणित पढ़ने को मिलता है, अलग से पूरा गणित पढ़ने को मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, अमूर्त गणित, ठीक है ना। अमूर्त गणित आप पढ़ के आते हैं। अमूर्त गणित में मतलब ये होता है कि ऐसा गणित जिसकी कोई मूर्ति नहीं है लेकिन उसको मूर्त रूप में चेंज करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मोस्टली क्या होता है हमारे गणित के अंदर जो भी बोला जाता है आपसे बिल्कुल अमूर्त रूप में ही बोला जाता है। और अब आप क्या करते हो, उस अमूर्त रूप को मूर्त रूप में क्या करते हो, आप खुद ही क्या करते हो, चेंज करते हो। जैसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक आयत का क्षेत्रफल, तो आप क्या करते हो, सवाल में बोला गया एक आयत का क्षेत्रफल, तो आप आयत बनाने लग जाते हो। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत बना लिया। आयत का क्षेत्रफल में आपसे बताएगा कि एक जो आयत का क्षेत्रफल है वो आपके लिए कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है जैसे कि 18 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है, 18 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और उसमें आपको बता रखा है कि जो इसकी लंबाई है, मतलब इसकी जो हाइट है वो आपकी क्या दे रखी है, 6 मीटर है, ठीक है ना। तो आप इसकी क्या बताएं, आपकी चौड़ाई बताएं। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखिए आपसे क्वेश्चंस तो बोला गया है बट लेकिन आपने क्वेश्चन के लिए खुद क्या दिया है, मूर्त रूप दिया है। आपने खुद उसके लिए मूर्ति बनाई है जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को या उसके कंसेप्ट को क्या कर सकें, आप समझ सकें। क्योंकि यदि आप किसी चीज को मूर्त रूप में चेंज नहीं करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसकी बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। क्योंकि क्या होगा, कोई विद्यार्थी फिर क्या करेगा कि आयत की जगह पे क्या बनाने लगेगा, वर्ग बनाने लगेगा, क्योंकि उसकी समझ में अभी क्वेश्चंस नहीं आया, ऑब्वियस नहीं आया है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस गणित के अंदर तभी सॉल्व होते हैं जब आप गणित में जो अमूर्त रूप में कोई भाषा कही है उसको आप अपने आप से समझ जाते हो और उसकी एक माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लेते हो, तभी जाके वो क्वेश्चंस क्या हो पाता है, सॉल्व हो पाता है। अन्यथा वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि गणित की जो भाषा है या जो गणित के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त प्रत्ययों में बदल करके क्या प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नंबर 5, गणित के प्राप्त ज्ञान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मान्य होता है। बहुत अच्छी बात है भाई, गणित का जो प्राप्त ज्ञान है वो क्या रहेगा, इंटरनेशनल लेवल पर ही मान रहेगा। ऐसे नहीं है कि हमारा जो गणित है जैसे 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं और दुबई में जाके 2 और 2 8 हो जाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गणित का जो वैल्यू है
गणित का जो सूत्र एवं सिद्धांत है वो क्या रहेगा, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या रहता है, सेम रहता है, और है ना। तो जैसे कि जैसे साइन 45 की जो वैल्यू है, साइन जो 45 की वैल्यू निकाली गई वो इंडिया के अंदर निकाली गई, वही अमेरिका के अंदर निकाली गई, है ना। तो इसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या रहेगा, गणित का ज्ञान है वो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल ही मान्य रहेगा, इसमें कोई आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे लिखा हुआ है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, इसके माध्यम से विश्लेषण करने की, संश्लेषण करने की, सामान्यीकरण करने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। सामान्यीकरण करने की जो क्षमता है उसका भी क्या हो जाता है, आपके अंदर विकास हो जाता है। तो देखिए गणित के माध्यम से विश्लेषण, देखिए भाई गणित ही एक वैसा विषय है जो आपको किसी टॉपिक के ऊपर लॉजिकली डिस्कशन सिखाता है। लॉजिकली आप डिस्कशन कर पा रहे हो तो आप मैथमेटिक्स की वजह से कर पा रहे हो, ठीक है ना। इस बात समझ जाना बच्चों, इस बात को कि आप किसी बात के ऊपर लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हो तो मैथमेटिक्स की वजह से कर रहे हो। यदि आपका मैथमेटिक्स नहीं आता है आपको तो आपके बातों में वजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे, लॉजिकली आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो एनालिसिस करने की एंड द सिंथेसिस, उसको सिंथेसिस करने का काम है, संश्लेषण करने का काम है, वो भी आप मैथमेटिक्स के माध्यम से ही उसको क्या कर सकते हो। एंड द सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, इस शब्द को मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूं, किसमें, उद्देश्य वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, आगमन की विधि में पढ़ा चुका हूं, निगमन की विधि में पढ़ा चुका हूं, विशेष संश्लेषण की विधि में पढ़ा चुका हूं। 4-5 जगह पे मैं आपके इस शब्द को पढ़ा चुका हूं, सामान्यीकरण। फिर दोबारा समझ लें, 6ठी बार ये शब्द आया है। सामान्यीकरण से मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जो सभी पर लागू हो, ऐसी स्थिति जो सभी पर लागू हो, तब वो क्या कहलाती है, सामान्यीकरण कहलाती है। जैसे कि सूत्र है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होगा PSI/100, PRT/100, कितना, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र कर दिया आपने PRT/100। तो ये सारे क्वेश्चंस पर सारी संख्याओं पर ये अलाउ होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो गणित के माध्यम से आप सामान्यीकरण करना भी क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं। और देखिए गणित में मौलिकता पाई जाती है और इसके ज्ञान को केवल स्मृतियों के आधार पर नहीं रखा जा सकता। वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात बताई गई है इसके अंतर्गत। देखिए आप क्या इसमें अच्छे बताया गया है कि इसके अंदर मौलिकता पाई जाती है। भाई गणित में क्या पाई जाती है, मौलिकता। जैसे हर क्वेश्चंस को करने का एक क्या है, तरीका है, ठीक है ना। और जैसे कोई स्टूडेंट है ए और स्टूडेंट है बी, इन दोनों के जो तरीके हैं, संख्याओं के लिखने के तरीके हैं, इनकी संख्याओं को कट करने के जो तरीके हैं, कोई 2 के पाड़े से काटने की कोशिश कर रहा है तो उसको कोई डायरेक्ट 4 का पाड़ा यूज़ कर रहा है, कोई डायरेक्ट 10 का पाड़ा यूज़ कर रहा है। तो गणित के ज्ञान में क्या पाई जाती है, मौलिकता पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें मौलिकता मतलब अपनापन बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब खुद को आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि गणित के ज्ञान को केवल स्मृतियों के आधार पर नहीं रखा जा सकता। भाई आपने कोई सी सवाल को किताब से या संजीव पासबुक से रट लिया है, ठीक है ना, रटने के बाद उस सवाल को एज इट इज आप नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं आप उसको बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स रटा नहीं जाता, मैथमेटिक्स को रट नहीं सकते। मैथमेटिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आप उसको क्या कर लें, रट लें। मैथमेटिक्स को आप रट नहीं पाओगे, मैथमेटिक्स को आप खुद करोगे, जितना करोगे तब जाके मैथमेटिक्स तुम्हारा होगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के बारे में तो यह है कि आपने जितनी अधिक हैबिट की है, जितना अधिक मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया, उतना आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया इसके अंदर क्या होती है, मौलिकता होती है, ठीक है ना। आगे गणित से आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। गणित के माध्यम से आत्मविश्वास, गणित के माध्यम से क्या है, हमें अपने आप पर विश्वास होता है, और अपने आप पर विश्वास होने की वजह यही होती है कि हम जो भी कुछ कहते हैं किसी के सामने वो बिल्कुल लॉजिकली कहते हैं। हमारे पास उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर लॉजिक रहता है, प्रॉपर रीजन रहता है, इसीलिए हमारे अंदर क्या रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे मैं किसी काम को करना चाह रहा हूँ, बट उसके काम को करने के लिए मेरे पास प्रॉपरली क्या नहीं है, उससे रिलेटेड सोर्स नहीं है, ठीक है ना, उसकी प्रोसेस का मुझको कोई पता नहीं है, तो क्या होगा, मेरे अंदर उस काम को करने के लिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, ठीक है ना।
लेकिन मैथमेटिक्स का जो ज्ञान है इसमें क्या है, आत्मविश्वास आपके लिए इसीलिए आएगा क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फिक्स है, जो भी आपको ज्ञान दिया गया है वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ दिया गया, उसमें कतई लेस मात्र क्या नहीं है, मिलावट नहीं है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए हर किसी टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को साइंस का जो विद्यार्थी होता है, मैथ्स का जो विद्यार्थी होता है, बड़े वैज्ञानिक तरीके से सीखता है। वैज्ञानिक तरीका ये है, अच्छा इसका आंसर इतना ही क्यों आया, ये कहाँ पर हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है ना। तो क्यों, क्या, कैसे, ऐसे प्रश्नों पर जो ध्यान देना है, यही आपको क्या है, एक वैज्ञानिक एटीट्यूड की ओर लेके जाता है। साइंटिफिक एटीट्यूड आपके लिए क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। जैसे कि अध्यापक ने बताया कि प्रकाश का जो है परावर्तन है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें बता दिया कि एक पृष्ठ से जाने के बाद वो टकरा के चला जाता है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो विद्यार्थी इस बात को केवल सुन के ही नहीं करेगा कि यार प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा, उससे रिलेटेड विद्यार्थी चाहेगा गुरुजी हमें कुछ प्रैक्टिकल्स करके बताओ कि प्रकाश कैसे सीधी रेखा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। तो टीचर उसके लिए क्या करता है, डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल्स करके बताता है कि देखिए भाई प्रकाश इस तरीके से रेखा में क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो विद लॉजिकली किन्हीं बातों कहना, इसीलिए हमारे अंदर एक क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट होता है। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कि भौतिकी, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान अन्य विषयों में भी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, गणित से आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को आप फिजिक्स में काम लेते हो, उस काम को आप केमिस्ट्री में काम लेते हो, आप उसके जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी एंड द अदर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, जहाँ भी इकोनॉमिक्स है ना, अकाउंटेंसी है, लेखा शास्त्र है, वहाँ पर सब कुछ इसमें क्या होता है, आपका गणित, आपका अकाउंट होता ही होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये गणित की क्या है, प्रकृति है कि गणित हमारा कहाँ कहाँ पर क्या होगा, काउंट होगा। आइए दोस्तों, गणित की प्रकृति को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं और गणित की प्रकृति से ही रिलेटेड एक और टॉपिक रहेगा, गणित के शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मतलब गणित को पढ़ाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन फोकस, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है गणित पढ़ाने का। तो देखिए आप, गणित पढ़ाने के हमारे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखिए पहला उद्देश्य है व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य। क्या है, व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य। व्यवहारिक उपयोगिता से मतलब क्या है कि जो गणित का जो ज्ञान है, गणित का ज्ञान है उसको हम कौन से रूप में प्रयोग में लाना, व्यवहार में प्रयोग में लाना। जैसे कि आप जैसे यहाँ थे, जैसे आप जिस स्थान पर रहते हो, आप इस स्थान पर रहने से आप दूसरे स्थान पर जाना चाहते हो, जैसे आप भरतपुर रहते हो और भरतपुर से आप जयपुर जाना चाहते हो, तो कितना किराया लगेगा, कितने पैसे आपको देने पड़ रहे हैं। या आप बाइक से जाते हो तो कितने किलोमीटर आपकी बाइक चल रही है, कितने किलोमीटर में कितना आपका पेट्रोल लग जाएगा, कितने पेट्रोल पर कितने पैसे आपके बनते हैं। ठीक है ना। ये सारे नॉर्मल कैलकुलेशन के सवाल जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड होते हैं, वो आपके किस में इंक्लूड किए जाते हैं, व्यवहारिक उपयोगिता में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आप शाम को मार्केट जाते हैं और मार्केट में आप कुछ इस प्रकार से पैसे खर्च करके आते हैं, कुछ आप शॉपिंग करके लेके आते हैं, कुछ आप सब्जियां खरीद के लेके आते हो, कुछ आप पिक्चर में या मूवी देखने के लिए आते हो, कुछ आप बुक्स खरीद के लेके आते हो। तो ओवरऑल आपने कितने रुपए का क्या खरीदा। ठीक है ना। तो व्यवहारिकता में ये गणित का उपयोग है कि आप जो भी व्यवहारिक काम कर रहे हो वहाँ पर गणित यूज कैसे हो रहा है, ये चीज़ क्या कहलाएगा, आपका व्यवहारिक उपयोगिता कहलाएगी। हमारे देखिए सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दिया गया है सामुदायिक उपयोगिता, सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित करके हमारे में टॉपिक दिया गया। तो सामुदायिक गणित से मतलब यही होता है कि समुदाय में यदि हम रह रहे हैं, हम जिस समुदाय में रह रहे हैं और समुदाय में रह करके जब हम गणित का प्रयोग कर रहे हैं तब वो हमारा क्या कहलाता है, सामुदायिक गणित कहलाता है। ठीक है, ऐसा जो आपके लिए टॉपिक दे रखा है तो उसमें बहुत ज़्यादा खास है नहीं कुछ भी, इसी से रिलेटेड। और देखिए गणित के शिक्षण का उद्देश्य होता है मानसिक शक्तियों को क्या करना, प्रशिक्षित करने का उद्देश्य होता है। गणित के माध्यम से क्या होगा, देखिए दोस्तों, गणित के माध्यम से क्या होगा, मानसिक शक्तियों का क्या होगा, प्रशिक्षण होगा। कैसी शक्तियों का, मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए जितना आप गणित पढ़ेंगे आपका मेंटली कैलकुलेशन बहुत अधिक अच्छा हो जाएगा।
आपके जोड़ गुणा घटा भाग जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो आपके माइंड के अंदर बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी, कैलकुलेट कर पाओगे। अब आप अभी तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो आप उंगली से, मतलब लिख करके पेन कॉपी से मल्टीप्लाई करते हो, और जब आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, गणित को अच्छे से पढ़ोगे, तो आपकी जो मेंटली शक्ति है ये आपकी क्या हो जाएंगी, प्रशिक्षित हो पाएंगी, है ना। और किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक याद रखने की क्षमता भी आपके अंदर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, बहुत अधिक सीखने को इससे हमको मिल जाता है। अवकाश के समय का सदुपयोग, देखिए ये आपसे पूछा गया है, क्या गणित का उपयोग अवकाश के समय के उपयोग को करने में किया जाता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, गणित का उपयोग अवकाश के समय को उपयोग करने में बिल्कुल ही किया जाता है। और देखिए कैसे कहेंगे, जैसे कि पहेलियां हैं, पहेलियां आप कर रहे हो, ठीक है ना। आज आपकी संडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी के अंदर अब क्या करें, आपने गणित के अंदर ही क्या कर दी, पहेलियां स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो अवकाश के समय का उपयोग करने के लिए पहेलियों को करना है, या इससे रिलेटेड गुणा के पहाड़े होते हैं, ठीक है ना, आप पहाड़ों को याद करना है। जैसे लाइट चली गई, अब हम कैसे पढ़ें, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि लाइट चली जाती है तो तब नहीं पढ़ पा रहे, तो क्या करें, लाइट चली गई तो वहाँ भी पढ़ने काफ़ी सारे काम होते हैं। जैसे कि आप जब लाइट पढ़ चुकी है तो आप क्या करें कि विद मेमोराइज ऑफ द टेबल, आप अपने जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको आप क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अवकाश के समय को उपयोग करने के लिए मैथमेटिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। एक बार किसी प्रश्नावली को लेकर के आप बैठ गए तो आपको पता नहीं चलेगा उसके 2 से 3 घंटे किस तरीके से पास हो जाएंगे। लेकिन दूसरी सब्जेक्ट को आप लेकर के बैठेंगे तो आप उसके अंदर बोरिंग फील करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिक्स के आप अंदर क्या नहीं करोगे, बोरिंग फील कभी भी नहीं करोगे। इसीलिए अवकाश के समय को उपयोग करने के लिए गणित का हम प्रयोग करते हैं। अनुशासनात्मक उद्देश्य, बिल्कुल सही बात है। इसे भी देखिए आप, गणित के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर एक क्या है, अनुशासन डेवलप होता है। अनुशासन कैसे डेवलप होगा मैं आपको बताऊं। देखिए गणित के माध्यम से डेवलप होती है हैबिट्स। क्या डेवलप होती है, हैबिट्स। और देखिए मैं आपको बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने एक बात कही थी, साइंटिस्ट रहे हैं वो, उन्होंने एक बात कही थी कि हम अपने अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। किस तरीके से चेंजिंग कर सकते हैं कि यदि हम अपनी आदतों को चेंज करें, हम हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करें, धीरे धीरे हैबिट्स डेवलप करें, तो हम अपने आप को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अनुशासनात्मक जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन किस तरीके से आएगा, जैसे हैबिट से आपके अंदर, आप अपनी एक हैबिट्स बना लीजिए कि मुझे 3 हावर क्या करना है, गणित करना ही करना है, ऐसी आपके अंदर हैबिट्स होगी। ये अंदर आपके अंदर 3 घंटे बैठने की सिटिंग पावर होगी, तो आप मानिए 3 घंटे बिल्कुल ही क्या रह रहे हैं, अनुशासित रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, अनुशासित रह रहे हैं। आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलपमेंट हो रहा है कि आप 3 घंटे बैठ करके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो। ये आपके लिए क्या है, एज लाइक क्या है, एक अनुशासन ही तो है, एज लाइक ए डिसिप्लिन ही तो आपके अंदर डेवलप हो रहा है। डिसिप्लिन किससे होगा, आपका हैबिट से क्या होगा, आपका डिसिप्लिन डेवलप होगा। सांस्कृतिक उद्देश्य, देखो गणित को पढ़ाने का हमारा सांस्कृतिक उद्देश्य भी है, कल्चरल वैल्यू भी है इसका। कल्चरल वैल्यू कैसे है, देखिए आप इसका कल्चरल वैल्यू कैसे है। कल्चरल वैल्यू के बारे में बात करें, जैसे किसी भी देश की जो संस्कृति होती है, किसी भी देश की जो संस्कृति होती है उससे हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। और देखिए सांस्कृतिक महत्व के लिए एक परिभाषा मैंने आपके लिए मॉर्निंग में बताई थी, सांस्कृतिक महत्व के लिए परिभाषा दी गई थी कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का क्या होता है, दर्पण होता है। मैथमेटिक्स क्या है, हमारे सिविलाइजेशन का, सभ्यता एवं संस्कृति हमारे कल्चर का क्या है, एक दर्पण है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के माध्यम से हमारी सभ्यता और हमारी जो है क्या कहते हैं, कल्चर है, उसके बारे में पता चलती है। तो सांस्कृतिक उद्देश्य भी, ऐसी जो परिभाषा है वो किसने दी थी, दर्पण है, दर्पण वाली परिभाषा किसने दी थी, रोजर बैंकर ने दी थी। रोजर बैंकन किसने दी थी, रोजर बैंकन ने क्या दी थी, इसके लिए परिभाषा दी थी। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि रोजर बैंकन के द्वारा दी गई परिभाषा कौन से उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो देखिए रोजर बैंकन के द्वारा दी गई परिभाषा हमारे सांस्कृतिक महत्व की करती है, पूर्ति करती है। और देखिए सांस्कृतिक महत्व कैसे इसमें प्लस हो रहा है, जैसे संस्कृति से रिलेटेड की बात करें, हमारे कल्चर में क्या होता है, हमारे कल्चर में मोस्टली इंक्लूड होता है कलाकृतियाँ,
कलाकृतियों के अलावा इंक्लूड होते हैं नृत्यों के अलावा इंक्लूड होते हैं क्या, उनकी पोशाकें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए कोई भी पोशाक है, किसी पोशाक के ऊपर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से क्या है एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, या कोई इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है, या इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों ये तीनों ही जो स्ट्रक्चर हैं आपके मैथमेटिक्स की हैं। जैसे ये आपने देखा वृत्त बन गया, ये आपने देखा वर्ग बन गया, और ये आपने क्या देखा समचतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? समचतुर्भुज बन गया। तो बात ऐसी है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो भी मतलब कल्चरल वैल्यू जो भी है वो मैथमेटिक्स से ही होगा। अब जैसे कोई क्या नृत्य है, नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो नृत्य में भी क्या होता है, नृत्य में फिक्स होता है कि आपको 2 स्टेप आगे जाना है तो क्या करना है, 2 स्टेप पीछे की तरफ आना है। ऐसा जो कल्चरल वैल्यू है इसमें जो कैलकुलेशन चल रही है वो भी किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से ही तो इसमें रिलेटेड है। मैथमेटिक्स के अलावा कुछ भी अलग नहीं होता है, ठीक। तो ये मतलब किसी भी परिधान के ऊपर ऐसी आकृति है, किसी परिधान के ऊपर ऐसी आकृति है, तो वो आकृति किससे रिलेटेड है, वो आकृति मैथमेटिक्स से ही तो रिलेटेड है। क्या वो आकृति कहीं अलग से थोड़ी आ गई है। जैसे किसी पे ऐसे बिंदी 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 करके क्या है वो है, अरे भैया ये बिंदी नहीं है, ये बिंदी ना होकर के ये हमारे मैथमेटिक्स का बिंदु है। क्या है ये? मैथमेटिक्स का बिंदु है, ठीक है ना। जैसे कहीं ये कट रहा है, आप बोल देते हो इसको लहरिया है ना, ये लहरिया नहीं है भाई, ठीक है ना। जैसे कोई कह रहे हो कि आप लहरियादार ये है, अरे भाई ये लहरियादार नहीं है, ये क्या है इसके बाद देखा जाए तो या तो हम इसको कह सकते हैं समाकलन के चिन्ह के रूप में कह सकते हैं, समाकलन के चिन्ह के रूप में नहीं कहेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कैसी रेखा है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो जितना भी आप कहीं देखते हो वहां पर मैथमेटिक्स बिल्कुल ही इंक्लूड हो जाएगा आपके कल्चरल वैल्यू के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं गणित के शिक्षण का क्या है, सामाजिक उद्देश्य भी है। गणित के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सामाजिक उद्देश्य है। तो देखिए नेपोलियन ने एक बात कही थी गणित के शिक्षण के बारे में कि किसी देश की उन्नति के साथ उसके मैथमेटिक्स का घनिष्ठ संबंध होता है। ये वही मैंने आपके लिए परिभाषा बताई थी कि किसी भी देश की जो उन्नति हो रही है उसके मैथमेटिक्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नेपोलियन के द्वारा दी गई परिभाषा कौन से उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो नेपोलियन ने परिभाषा दी थी किसी देश की जो उन्नति है वो उसके गणित के ऊपर डिपेंड करती है, उसके मैथमेटिक्स के ऊपर क्या करती है, वो डिपेंड करती है। तो नेपोलियन की जो परिभाषा है इसको याद कर लेना, नेपोलियन की परिभाषा दी गई है वो आपके सामाजिक मूल्य को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। सौंदर्यात्मक उद्देश्य की बात करें तो देखिए सौंदर्यात्मक मैथमेटिक्स का जो उद्देश्य है बड़ा सौंदर्यात्मक है। सौंदर्यात्मक से मतलब है देखिए जितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जितने अच्छे अच्छे मकान बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग है मकान है, अच्छे अच्छे पुल बनाए गए हैं, ठीक है, ये या जैसे मेट्रो बनाई गई है, ठीक है ना, जो भी रेलगाड़ियाँ बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सब के इन सब के माध्यम से हमारे कंट्री के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, कंट्री के अंदर ही तो सौंदर्य डेवलपमेंट होता है। हमारा कंट्री इससे क्या बनता है, सुंदर बनता है कि नहीं बनता है। जब कंट्री इससे सुंदर बनता है तो ये हमारा कौन सा मूल्य हो जाता है, सौंदर्यात्मक मूल्य हो जाता है। क्योंकि देखो हमारा कंट्री इससे क्या बन रहा है, हमारा देश इससे क्या बन रहा है, सौंदर्यात्मक इससे बन रहा है। दूसरी बात, एक बात और समझ लें इसके साथ ही साथ, सौंदर्यात्मक में क्या चीज़ भी इंक्लूड होती है भाई। इससे देखिए भाई आप सौंदर्य के लिए क्या लगाते हो, क्रीम पाउडर वगैरह जो कुछ भी आप लगाते हो ये विदाउट मैथमेटिक्स के नहीं होता है। यहाँ भी मैथमेटिक्स लगती है कि कितना ग्राम ये डलेगा और कितना ग्राम ये डाला जाएगा, ये सारा चीज़ इसमें क्या रहती है, इंक्लूड होती है। तब जाके आपके लिए कोई जो सौंदर्यात्मक चीज बनाई जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट समझे जीविका उपार्जन संबंधी उद्देश्य, बहुत अच्छी बात है। मैथमेटिक्स इस मामले में बहुत अच्छा आपके लिए वैल्यू है। मैं आपको बता दूं जीविका उपार्जन संबंधी उपयोग, मैथमेटिक्स यदि आपको अच्छे तरीके से आती है तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब आपकी जो जीविका है ना, जीविका उपार्जन नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे बहुत बड़ी मौज मस्ती की लाइफ वाले आप इंसान हो। यदि आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथमेटिक्स पढ़ा करके ही काफ़ी सारे आप पैसे कमा सकते हो। दुनिया में हमारे देश के बहुत टॉप एजुकेटर हैं और टॉप एजुकेटर में जिनके पास बहुत अधिक पैसा है, आप एक बार देख लेना वो कौन सी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है।
एक दो मैं नाम आपको बता दूंगा। जैसे कि आप सबसे पहले देखिए जो है क्या नाम है उनका, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स में राकेश यादव करके हैं, ठीक है, कैरियर लैब चलाते हैं, उनको आप देखिए वो कौन सी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। एक अभिनय करके है, एक अभिनय मैथ्स है, इनके पास देखिए कितना सारा पैसा है। एक मैथमेटिक्स का इंसान है, क्या मुझे कोई आप ऐसा बता सकते हो कि भाई किसी जो टीचर है वो संस्कृत पढ़ाता है और उसके पास इतना अधिक पैसा है, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ संस्कृत से हालांकि काफ़ी सारा पैसा कमाया जा सकता है, बट लेकिन मैथमेटिक्स का जितना जीविका उपार्जन के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन है उतना किसी सब्जेक्ट का नहीं होता। और इस बात का आपको भी पता होगा कि कोई भी गार्जियन से किसी बच्चे को संस्कृत का, हिंदी का, है ना, ट्यूशन नहीं करवाएगा, सामाजिक का ट्यूशन नहीं करवाएगा, उसको मैथमेटिक्स का ट्यूशन जरूर पढ़वाएगा कि भाई बच्चे आप जाकर क्या करो, मैथमेटिक्स का आप ट्यूशन पढ़िए, ठीक है। तो गणित का जीविका उपार्जन का भी उद्देश्य है, बौद्धिक उद्देश्य है। बौद्धिक उद्देश्य मतलब यह है कि एक विद्यार्थी के अंदर क्या है, बुद्धि का क्या होता है, इससे विकास होता है, बुद्धि का क्या है, इससे विकास होता है, बुद्धि का इसमें डेवलपमेंट होता है। ऐसा क्या कहलाएगा, गणित के शिक्षण का बौद्धिक उद्देश्य कहलाएगा। और देखिए इसके माध्यम से विद्यार्थी के अंदर अनुशासन प्रियता, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान रहता है, ये आपको मैं उसमें करा चुका हूँ। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाले उसमें उसकी प्रकृति में करा चुका हूं कि गणित का जो प्राप्त ज्ञान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहता है, मान्य रहता है। देखिए दोस्तों, ये गणित की प्रकृति है, ये हमारे गणित का क्या है, एक नेचर है, उसका गणित का क्या है, स्वभाव है। इसी स्वभाव के आधार पर आपसे क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, निम्न में से कौन सी बात गणित से के स्वभाव से रिलेटेड होती है या गणित के स्वभाव से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो आप इनको एक बार अच्छे से समझ लें, और समझने के बाद आप क्वेश्चंस को जब अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस को आप समझेंगे तो इसमें कोई भी आपको मिस्टेक नहीं लगेगी। फिर भी आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन निकालने में आपको समस्या आ रही है, तो आप मेरे लिए निसंकोच क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए रिप्लाई करूँगा और उसका सॉल्यूशन देने की पूरी आपके लिए कोशिश करूँगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक जो है, जो गणित की प्रकृति है, वो आपके लिए क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति नाम का टॉपिक आपके लिए पूरा हो चुका है। मिलते हैं इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट